नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डीजर फुलफिल डिजायर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा कोर्ट क्लर्क के एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं और जिन्होंने भी इसके लिए आवेदन डाला था उनका एडमिट कार्ड इशू होने का मैसेज उनके मोबाइल पर आ चुका होगा। आज मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम की वैकेंसीज़ के बारे में। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, टेंटेटिव वैकेंसीज़ 327 बताई गई है और 327 में से भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जनरल कैटेगरी 133, SC/ST ऑफ हरियाणा 73, BC ऑफ हरियाणा, BC A के अंदर 37, BC B में 29, PHC ऑफ हरियाणा के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसीज़ हैं एंड ESM कैटेगरी में भी यहाँ पे टोटल कुल मिला के हमारे पास 50 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं, इनमें इनकी संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। दूसरा हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की जहाँ तक बात है उसमें मिनिमम एज लिमिट इसमें 18 साल है और मैक्सिमम जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 42, SC/ST या BC के लिए 47। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक्स सर्विसमैन की जो जब हम बात करें तो 18 साल मिनिमम और 42 साल प्लस अगर मिलिट्री सर्विस का ऐड किया जाए तो उसका 3 साल वो और जोड़ के 45 साल हो जाता है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाता है 18 साल तो मिनिमम एज लिमिट है ही। उसके बाद में अगर जनरल कैंडिडेट है तो 42 प्लस 10 52 साल और अगर SC/ST या BC कैंडिडेट है तो उसके लिए हो जाता है 47 प्लस 10 57 साल। ठीक है दोस्तों, और इन सर्विस एम्प्लॉई अगर है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई जैसे कि पंजाब हरियाणा स्टेट का गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एम्प्लॉई है या हाई कोर्ट में है कहीं पे या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में है, तो उसके लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो इसमें क्वालिफ़िकेशन हमें बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम से और साथ में ये भी ज़रूरी है कि वो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और एक और इन्होंने कंडीशन यहाँ पे रखी है कि जो हमने 10th या मेट्रिकुलेशन किया है उसमें हिंदी सब्जेक्ट के रूप में होना ज़रूरी है और पास किया हुआ होना भी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि क्वालिफ़िकेशन के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हमें उसका सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा लेकिन फिर भी हमें कंप्यूटर में वर्ड और एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इसका आगे चल के टेस्ट होगा। ठीक है, सेकेंड राउंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन पे। यहाँ पर सबसे पहले रिटन टेस्ट होना है और रिटन जो अभी आपके एडमिट कार्ड्स इशू हुए हैं तो उन इशू हुए एडमिट कार्ड्स के माध्यम से आप यहाँ पे ये रिटर्न एग्ज़ाम देंगे और इसके अंदर जो चीज़ें आनी हैं वो है केवल जीके और इंग्लिश। 50 नंबर का हमारा यहाँ पे जीके आएगा और 50 नंबर का ही हमारे पास में इंग्लिश आएगा। यहाँ पर हमें दोनों सब्जेक्ट्स में अगर अलग अलग बात की जाए तो 33% लेना ज़रूरी है मार्क्स का, लेकिन अगर एग्रीगेट की बात करें क्वालिफाई करने के लिए तो दोनों में 40% मार्क्स का होना ज़रूरी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछली साल 2016 का जो पेपर हुआ था हमारा उसमें जो नेगेटिव मार्किंग था वो 1/5 था, लेकिन इस बार सेम एज SSC इन्होंने भी या फिर हम कह सकते हैं बैंकिंग 1/4 कर दिया है जो वो हमारा नेगेटिव मार्किंग है उसको, कि अगर हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारा चौथा हिस्सा उसमें से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वो तो गलत हो ही गया, उसके अलावा जो हमारे सही हैं उसमें से भी एक उसका चौथा ही हिस्सा नेगेटिव में चला जाएगा, 0.25 मार्क्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैटर्न की अगर हम इसकी बात करें कि किस प्रकार का पेपर आएगा हमारा,
तो उसमें है कि 50 क्वेश्चंस जो इंग्लिश जीएस के आने वाले हैं, जीके के आएंगे, तो उसमें 50 मार्क्स के ही ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव। और जब हम बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 20 क्वेश्चन हमारे पास में ऑब्जेक्टिव होंगे, जबकि जो 30 नंबर का काम हमारा होगा वो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें ऐसे होगा एक 200 वर्ड का हमें लिखना होगा अप्रोक्स, जिसके 15 मार्क्स होंगे। एक लेटर होगा जिसके 5 मार्क्स होंगे, और एक ट्रांसलेशन होगा हिंदी से इंग्लिश में जो कि 10 मार्क्स का होगा। पिछली साल इसमें ये जो लेटर था ये नहीं था, पिछली साल ऐसे और ट्रांसलेशन दिया गया था जो डिस्क्रिप्टिव था उसमें। ठीक है, जो ये ऐसे था इसके 20 मार्क्स थे, लेकिन अब की बार 5 मार्क्स का इन्होंने यहाँ पे लेटर भी बताया है। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, जो हमारे एडमिट कार्ड्स इश्यू हुए हैं उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि हमें एग्ज़ाम में कैसे जाना है और क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर स्ट्रिक्टली एट द रिपोर्टिंग टाइम एट 9 AM एज मैनुअल and biometric attendance will start at 9 AM and any candidate reaching after the reporting time will not be allowed to enter the examination hall. It means हमें ये हिदायत दी गई है स्ट्रिक्टली कि हमें जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि वहाँ पर बायोमेट्रिक होगा अटेंडेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उस पर। The candidates are directed not to bring any baggage, mobile phone, inside the main gate of examination. Entry will not be allowed to such candidates carrying any baggage, material or mobile phone. Only admit card, original photo identity card, pen and currency notes are permitted inside the main gate of examination center. Candidates will be themselves responsible for their baggage and mobile phone. उन्होंने बताया, साफ साफ कह दिया है यहाँ पे कि आप कोई बैगेज, कोई मोबाइल फ़ोन अपने साथ एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं लेके आएंगे, और अगर आप लेके आते हैं और कुछ हो जाता है, आपका बैग गायब हो जाता है, आपका फ़ोन गायब हो जाता है, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे, सेंटर इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। आपको वहाँ पे लेके क्या क्या जाना है, आपको सिर्फ वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी लेके जानी है, पेन ले जा सकते हैं और आपके पैसे, करेंसी नोट्स ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ एनी एजुकेशनल सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड्स एनी बैगेज एंड मोबाइल काउंटर टू द कैंडिडेट्स एट इट्स ऑन रिस्क, इवन देन द कैंडिडेट्स कंसर्न विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर बैगेज एंड मोबाइल फोन। In any case, it will be sole discretion of the educational institute examination center concerned to arrange such a baggage counter for the candidates, for which the concerned educational institute examination center may charge any penal amount from the candidate. So it is in the interest of candidates not to bring any baggage material or mobile phone inside the examination center or on the day of examination. दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपको कोई बैग या फिर कोई अपना मोबाइल वगैरह नहीं लेके जाना, लेकिन जब हम दूर से जाते हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और पिछली साल मैंने देखा है कि वो लोग सब इन चीज़ों के लिए भी अरेंज कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसकी ज़्यादा चिंता ना करें और लेके जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Immediately on downloading of the e-admit card, the candidate should check it very carefully and discrepancies be brought to the notice of SSSC if any, without any delay, and in case on or before 22/3/2017 till 4 PM, failing which any objection as to any discrepancy in admit card will not be entertained thereafter. इन्होंने बताया है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई गलती है, कोई मिसप्रिंट है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 22/3/2017 4 बजे से पहले इस चीज़ को आप सुधरवाने के लिए संपर्क कर लेंगे।
ठीक है। अदरवाइज उसके बाद में इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसको नहीं सुना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड प्रेफरेबली कलर्ड टू द एग्जामिनेशन हॉल completely filled in all respects। जो आपका ई एडमिट कार्ड है उसको आप कलर प्रिंट करवाएं जहाँ तक संभव हो सके, और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, आपकी फ़ोटो लगाना है, आपका सिग्नेचर करना है, वो सभी फिल होने चाहिए, फिल करके ले जाएं आप। The candidate must take the test only at the test venue indicated in the admit card. If the candidate reports at any other test venue, he or she will not be allowed to appear in the examination। मतलब इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा टेस्ट देने के लिए, आपको अपने दिए गए वेन्यू पर ही जाना होगा जिस पर आपका एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ओन बॉल पेन कंटेनिंग ब्लू और ब्लैक फॉर फिलिंग OMR शीट। OMR शीट के लिए आप अपना ब्लैक या ब्लू जो बॉल पेन है वो लेके जाएंगे। बायोमेट्रिक इम्प्रेशन ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी टेकन एट द वेन्यू ऑफ टेस्ट। कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी फ्रिस्क्ड एट द एंट्री गेट। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बायोमेट्रिक जो इम्प्रेशन है वो सभी कैंडिडेट्स का वहाँ पर होगा और सभी का चेकिंग होगा वहाँ पे एंट्री गेट पर ही। ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट ऑन एनी pretext whatsoever speak to or have any sort of communication with any other candidates. Such communication will be regarded as a breach of the test regulations and the said candidates may be disqualified। इसका मतलब ये है कि जब एग्ज़ाम शुरू हो जाए तो कैंडिडेट्स को आपस में बिल्कुल नहीं बोलना है, अगर वो बोलेंगे तो उन्हें एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नो चेंज शुड बी मेड इन द एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट। और अगर कोई एडमिट कार्ड में गलती है तो कैंडिडेट्स अपनी समझ को लगाते हुए और उसे ठीक ना करें। ठीक है, इसके लिए आप ऑफिस डिपार्टमेंट में संपर्क करें, यहाँ पे जो SSC का है, SSSC का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The candidate has to produce his or her admit card along with original photo identity proof at the examination center, which may be Aadhaar card, driving license, voter ID, passport or PAN card. Entry will not be allowed without admit card and original photo identity proof. Candidate must ensure that photograph and details of original photo identity proof must match with those mentioned in the online application form, otherwise the entry may be denied to the candidate। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि आपको जो चीज़ें लेके जानी है वहाँ पे, एक तो एडमिट कार्ड है आपका, दूसरा उसके साथ में आपका एक ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी होना चाहिए। उनमें आपका हो सकता है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होगी तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और कैंडिडेट्स को फ़ोटो वही लेके जानी है जो कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपने फॉर्म पर स्कैन करवा के लगाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट हैज़ टू affix his or her photograph duly attested by a gazetted officer on the e-admit card. The photograph must be same as uploaded by the candidate in his her online application. In case of non-matching or of pasted photograph with the uploaded photograph, candidates shall not be allowed to enter the examination center and no request in this regard will be entertained under any circumstance। इन्होंने साफ कर दिया है यहाँ पे कि भाई अगर आपके पास जो फ़ोटोज़ हैं वो आपने पहले जो अप्लाई करते समय लगाई थी उस फ़ोटो से मिलती नहीं है, सेम नहीं है, तो आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में बैठने ना दिया जाए। और दूसरी बात इन्होंने बताया है कि जो फ़ोटो आप अपने उस पर एडमिट कार्ड पे लगाएंगे वो वही फ़ोटो होनी चाहिए और वो अटेस्टेड होनी चाहिए गज़टेड ऑफिसर से। ठीक है, तो पहले आप उसको अटेस्ट करवाएं और फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट नॉट
that his or her admission to the test is strictly provisional, कि जो हम टेस्ट दे रहे हैं ये प्रोविजनल है ना कि परमानेंट है, ठीक है। कैंडिडेट विल not be allowed to leave the examination hall before completion of examination at 12:30 PM, और किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा 12:30 बजे से पहले एग्ज़ाम सेंटर छोड़ने के लिए, ठीक है। द एडमिट कार्ड बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर आफ्टर द टेस्ट, और जो हमारा एडमिट कार्ड है वो हमें हैंड ओवर करना है इन्विजिलेटर को जैसे ही हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। Physically handicapped candidates, including visually handicapped candidates, are directed to refer to the detailed instructions pertaining to them uploaded on the website of society by visiting guidelines, और जो भी physically handicapped candidates हैं वो इनकी SSSC की जो साइट है उस पर जाके और गाइडलाइंस को विजिट ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस टेस्ट के बारे में जो कि आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी थी। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही फेयर एग्ज़ाम होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई नकल नहीं होती है जैसा कि आप बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो SSC हो या HSSC हो, ठीक है। तो इन एग्ज़ाम्स के अंदर आपको कई बार खबरें सुनने को मिल जाती हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे नकल पकड़ी गई, यहाँ पे ये गिरोह पकड़ा गया है, ठीक है। लेकिन इस एग्ज़ाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही फेयर एग्ज़ाम होता है, बहुत ही फेयर इसमें मेरिट लिस्ट लगती है और जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप किस प्रकार से टाइपिंग की तैयारी करें। मतलब ये एग्ज़ाम जैसे ही आप देने के बाद आपको पता लग जाएगा, इसकी आंसर कीज भी इशू हो जाएंगी, तो उसके बाद आप मैच करके देख लें कि आपका 50 मार्क्स से ऊपर 50 और हम कह सकते हैं 55-60 तक अगर आपका स्कोर है तो आप उसी समय अपना टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। और आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है और किस प्रकार का टेस्ट वहाँ पे होता है। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल डीजर फुलफिल डिजायर्स। if you find anything beneficial for you in our video and you want to receive notifications of our new videos, thanks for watching. See you in our next video. Till then, bye bye.